हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक कौन सा चल रहा था, खनिज संपदा। पहले वाले भाग के अंतर्गत अपने जो खनिजों के प्रकार पढ़े, 3 प्रकार के जो होते हैं, धात्विक, अधात्विक खनिज और ईंधन जो खनिज थे, उसमें अपने पहले वाले भाग के अंतर्गत धात्विक खनिज पढ़े थे। आज जो अपन को पढ़ना है वो कौन से पढ़ना है, अधात्विक खनिज। तो पहले तो राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन से खनिज जो अधात्विक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, कौन से धात्विक के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, अधात्विक जो खनिज है वो कौन कौन से है। तो अधात्विक खनिज मुख्य रूप से अपन 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो देखो, अधात्विक खनिज कौन कौन से है, नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इनके जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार से भी बन के आए जाते हैं कि कौन सा खनिज धात्विक है, कौन सा अधात्विक के अंतर्गत है। तो इनके 5 भाग अगर अपन बांटते हैं तो 5 भाग के अंतर्गत जो पहला अगर भाग देखते हैं तो देखो, आणविक खनिज, यानी अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से जो खनिज है वो खनिज आणविक खनिज श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, केवल राजस्थान के संदर्भ में। फिर उसके बाद में अगर दूसरा भाग बांटते हैं तो वो आते हैं उर्वरक खनिज। कौन कौन से उर्वरक खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भाग बांटते हैं तो रासायनिक खनिज, कौन कौन से रसायन के अंतर्गत जो आते हैं वो खनिज है। चौथा भाग अगर बांटते हैं अपन तो है उष्मा रोधी खनिज। और 5वां भाग अगर बांटते हैं तो हो गया बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर यानी जो महंगे पत्थर है तो इनके अंतर्गत है। तो इनके 5 भाग है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत है। अब अधात्विक में भी प्रश्न आ जाता है, रासायनिक कौन सा है, उर्वरक कौन सा है। तो इनमें देखो, राजस्थान के संदर्भ में पड़ रहे वैसे खनिज बहुत ज़्यादा है, केवल राजस्थान के जहाँ राजस्थान में इनका उत्पादन हो रहा हो वो खनिजों की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो, पहले आणविक खनिज के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत 3 खनिज है। पहला बात करें यहाँ पे तो देखो, नंबर 1 अब्रक। अब्रक जो खनिज है, श्रेणी तो याद रखना अधात्विक है, लेकिन इनमें अगर भाग आ जाए तो ये कौन सा किसके अंतर्गत आता है, आणविक खनिज के श्रेणी के अंतर्गत आता है। नंबर 2 यूरेनियम। और नंबर 3 जो आ गया लिथियम। लिथियम भी खनिज है और यूरेनियम भी क्या है, खनिज है। तो 3 जो खनिज है वो किसके अंतर्गत आते हैं, आणविक खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें उर्वरक जो खनिज है, वो उर्वरक खनिज कौन कौन से इसके अंतर्गत है। तो देखो, यहाँ पे भी 3 ही है। नंबर 1 जिप्सम। जिप्सम जो खनिज है अधात्विक है, किसके अंतर्गत है, ये उर्वरक खनिज के अंतर्गत आता है। दूसरा खनिज रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जो खनिज है वो खनिज किसके अंतर्गत आता है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। तीसरा अगर बात करें पायराइट्स। पायराइट्स जो खनिज है वो खनिज किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, अधात्विक श्रेणी के अंतर्गत आता है, और ये उर्वरक खनिज के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए, जो राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत है। अब बात करें रासायनिक जो खनिज है वो खनिज कौन कौन से इनके अंतर्गत है। तो देखो, नंबर 1 बेराइट। बेराइट नामक खनिज है, रासायन के अंतर्गत आता है, अधात्विक श्रेणी के अंतर्गत आता है। नंबर 2 नमक। नमक भी एक खनिज है जो किसके अंतर्गत आता है, रसायन श्रेणी के अंतर्गत आता है। नंबर 3 चूना पत्थर। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो अगर शिलों से अगर बात करें अपन, चट्टानों से, तो चूना पत्थर से ही जो रासायनिक परिवर्तन होकर जो बनती है वो कौन सी संगमरमर चट्टान जो बनती है, तो चूना पत्थर रासायनिक के अंतर्गत आता है, चूना पत्थर। उसके बाद में अगर एक और देखते हैं अपन, चौथा भाग
फ्लोराइड जो खनिज है वो खनिज किसके अंतर्गत आता है? रसायन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखें। अब बात करें उष्मारोधी जो खनिज है वो खनिज कौन कौन से है? तो नंबर 1 एस्बेस्टॉस जो खनिज आ रहा है वो खनिज कौन सा आ रहा है? एस्बेस्टॉस इसके अंतर्गत आ रहा है। नंबर 2 फेल्सपार खनिज ए धात्विक के अंतर्गत आता है। फेल्सपार किसके अंतर्गत आ रहा है? उष्मारोधी के अंतर्गत आ रहा है। नंबर 3 डोलोमाइट जो खनिज है वो खनिज किसके अंतर्गत आता है? उष्मारोधी के अंतर्गत आता है। चौथा बात करें तो काच बालू का जो खनिज आ रहा है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है उष्मारोधी खनिज के अंतर्गत आता है। अगर 5 की बात करें अपन, चीनी मिट्टी भी किसके अंतर्गत आता है? उष्मारोधी के अंतर्गत आता है। और लास्ट की अगर बात करें अपन, इसके अंतर्गत जो आते हैं छठा खनिज के, तो वोलेस्टोनाइट जो खनिज है वो खनिज किसके अंतर्गत आता है? उष्मारोधी खनिज के अंतर्गत आता है। अब बात आ रही है बहुमूल्य पत्थर के अंतर्गत 3 ही खनिज है राजस्थान के संदर्भ में। नंबर 1 पन्ना, नंबर 2 तांबड़ा, और नंबर 3 कौन सा आ गया? हीरा। नंबर 3 कौन सा आ गया? हीरा। तो ये सारे जो खनिज है वो खनिज किसके अंतर्गत आते हैं? ए धात्विक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें ए धात्विक के अंतर्गत अन्य जो खनिज है वो अन्य खनिज कौन से हैं जो राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत है? अन्य खनिज के अंतर्गत देखें, नंबर 1 बात करें ग्रेनाइट, नंबर 2 संगमरमर जो खनिज आता है वो किसके अंतर्गत आता है? ए धात्विक के अंतर्गत ही आता है। नंबर 3 कोटा स्टोन, ये सारे पत्थरों के प्रकार है, कोटा स्टोन। नंबर 4 स्लेटी पत्थर अन्य खनिज के अंतर्गत ही आते हैं जो राजस्थान के अंतर्गत निकलते हैं। पत्थरों की बात करें तो चौथा आ गया। 5वां घिया पत्थर भी जो किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। और बात करें मुल्तानी मिट्टी भी एक खनिज संपदा के अंतर्गत है जो मुल्तानी मिट्टी आ रही है। और बात करें तो यह आ गया बेटोनाइट जो खनिज है वो खनिज भी किसके अंतर्गत आता है? ये धात्विक श्रेणी के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें तो केलासाइट जो खनिज आ रहा है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? ए धात्विक श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो ये राजस्थान के मुख्य जो खनिज है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ए धात्विक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धात्विक जो खनिज पढ़े थे उसमें कौन कौन से थे उनको भी अपन ने ए लोहा और लोहा के अंतर्गत बांट के पढ़े थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर एक एक खनिज को अपन पढ़ते हैं। अब देखें अपने जो अगले खनिज जिनकी विशेषता बनती है धात्विक के अंतर्गत है, कौन कौन से जो खनिज थे उनकी कौन कौन से विशेषता बनती है। मैंने खनिज टॉपिक शुरू करने से पहले जो पढ़ाया था वो ये बताया था कि प्रश्न इस प्रकार के बन के आते हैं कि प्राप्ति स्थल कौन सा खनिज किस क्षेत्र के अंतर्गत निकलता है, यानी गाँव के नाम पहले जिले पूछते थे, अग्रणी कौन सा जिला या किसके अंतर्गत है। अब जो खनिज निकल रहे हैं उनकी खाने यानी स्थानीय जो नाम दे देते हैं उनको बारे में अपन को ध्यान रखना है। तो देखो अपन 7 के अंतर्गत पढ़ते हैं धात्विक जो खनिज पढ़ रहे हैं उसमें जो क्रम से चल रहे थे अपन, एक तरफ अपन ने साथ में ले लेते हैं आवणिक खनिज और दूसरी तरफ अपन ले लेते हैं उर्वरक खनिज। है कौन से ये सारे?
ए धात्विक के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आणविक खनिज के अंतर्गत जो पहला खनिज था, वो पहला खनिज कौन सा था? अभ्रक। और उधर जो बात कर रहे थे उर्वरक जो खनिज था, उर्वरक खनिज के अंतर्गत जो पहला खनिज कौन सा था? जिप्सम, जिप्सम खनिज। अब देखो इन दोनों को अपन को साथ में पढ़ना है, किस प्रकार से इनकी और प्रश्न बनते हैं। तो देखो पहले अपन बात कर लेते हैं इन खनिजों के उपनाम की। जो अभ्रक खनिज है या जो जिप्सम खनिज है, इनके जो उपनाम कौन कौन से बन रहे हैं। तो देखो यहाँ से जो आपको उपनाम याद रखना है, उपनाम में देखो इस खनिज के दो उपनाम आपको याद रखना है। एक का उपनाम लिख देते हैं अपन रूबी अभ्रक, एक का जो उपनाम है वो हो गया बोलोटाइट। एक जो इसका उपनाम हो गया वो हो गया बोलोटाइट हो गया, और एक का जो हो गया वो कौन सा हो गया? रूबी अभ्रक। अब देखो इनको मतलब क्या दो उपनाम है, तो कैसे उपनाम है? रूबी जो अभ्रक है ये कहते हैं सफ़ेद अभ्रक को। सफ़ेद अभ्रक को किस नाम से पुकारा जाता है? तो रूबी अभ्रक के नाम से पुकारा जाता है। और जो गुलाबी अभ्रक है, इस गुलाबी अभ्रक को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुकारा जाता है बायोटाइट। बायोटाइट के नाम से पुकारा जाता है गुलाबी अभ्रक को, और रूबी अभ्रक सफ़ेद अभ्रक को पुकारा जाता है, ध्यान रखें। इसके बाद में देखो जिप्सम खनिज है, इनके भी उपनाम है, और इसके उपनाम में पहला है त्योहार। यानी इसी खनिज को, जिप्सम जो खनिज है, इस जिप्सम खनिज का ही उपनाम क्या है? त्योहार है। इससे सेल खड़ी भी किसे कहा जाता है? जिप्सम खनिज को ही एक और उपनाम मिलता है, वो इसे सेल खड़ी के नाम से पुकारा जाता है, या एक और उपनाम इसे सेलेनाइट भी कहते हैं। सेलेनाइट भी किसको कहते हैं? जिप्सम को ही कहते हैं। तो ये तो हो गए दोनों खनिजों के उपनाम। रूबी सफ़ेद अभ्रक को कहते हैं, बायोटाइट गुलाबी अभ्रक को कहते हैं। जिप्सम के उपनाम त्योहार, सेलकड़ी और सेलेनाइट, इनके प्रसिद्ध जो उपनाम है वो आपको ध्यान रखना। अब देखो बात करें इसकी पहली लाइन जो आईएमपी बनती है वो आईएमपी क्या है? जिप्सम उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। एकाधिकार यानी भारत में जो सर्वाधिक जिप्सम का जो उत्पादन होता है वो किस राज्य के अंतर्गत होता है? तो वो राज्य अपना कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का इस जिप्सम उत्पादन के अंतर्गत एकाधिकार है, यह आपको ध्यान रखना। देश का लगभग 82% यानी 82% जिप्सम का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है राजस्थान के अंतर्गत हो रहा है, ध्यान रखिए। और अभ्रक की अगर अपन बात करें तो अभ्रक के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है, बिहार के बाद यूपी के अंतर्गत होता है, और यूपी के बाद अपना राजस्थान आता है। यानी अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का स्थान तीसरा है, सर्वाधिक बिहार के अंतर्गत होता है। लेकिन यहाँ पर जिप्सम के अंतर्गत एकाधिकार है, यानी जिप्सम का उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक होता है। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा है। अब बात करें आगे, तो अभ्रक यानी राजस्थान के अंतर्गत कौन सा जिला जिसमें अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान के अंदर में सर्वाधिक भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अभ्रक का उत्पादन ज़्यादा होता है। और राजस्थान में जो अभ्रक नगरी कहते हैं, वो अभ्रक नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। जबकि यहाँ पे जिप्सम का उत्पादन यानी राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन, और वो उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? नागौर के अंतर्गत। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम किस डिस्ट्रिक्ट से निकलता है? तो नागौर से निकलता है। अभ्रक किस जिले से निकलती है? तो भीलवाड़ा से निकलती है, यह आपको ध्यान रखिए। अब बात करें
इनका उपयोग, यानी ये जो खनिज है इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं उपयोग की। अभ्रक, अभ्रक का उपयोग की बात करें तो ये हो गया ताप रोधी ईंटें बनाने में या फिर चादरें बनाने में। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना। तापरोधी ईंटें या चादरें जो बनाने के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता खनिज, कौन सा खनिज लिया जाता है? अभ्रक खनिज लिया जाता है। विशेषता में से प्रश्न बन के आ सकता है कि अभ्रक का जो खनिज है इसका उपयोग कहाँ लिया जाता है? तो इसका उपयोग या तो ईंटें, जो तापरोधी ईंटें वो बनाने में, या चादरें बनाने में इस खनिज का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब बात करें जिप्सम का उपयोग। ये जिप्सम जो उपयोग है इस खनिज का उपयोग कहाँ लिया जाता है? देखो, जिप्सम से बहुत सारी चीज़ों के अंतर्गत, इनका बहुत सारे उद्योगों के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके अंतर्गत आईएमपी है वो आईएमपी दो चीज़ें आपको याद रखनी है। वो दो चीज़ें कौन सी याद रखनी? देखो, पहला तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट रासायनिक खाद बनाते हैं, यानी अमोनियम सल्फेट रासायनिक खाद बनाते हैं, यानी उसके अंतर्गत किसका प्रयोग लिया जाता है? जिप्सम का प्रयोग लिया जाता है। और इस खाद से जो राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ी जो भूमि के अंतर्गत समस्या है, और भूमि के अंतर्गत कौन सी समस्या? भूमि में सेम की समस्या को मिटाने के लिए, यानी जो भूमि के अंतर्गत जो समस्या, वो समस्या किसकी है? सेम की समस्या। उसको मिटाने के लिए जिप्सम से बना अमोनियम सल्फेट नामक रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत इस सेम की समस्या ज़्यादा है भूमि के अंतर्गत, उनको मिटाने के लिए इस खाद का प्रयोग लिया जाता है। दूसरा, यहाँ पे एक और इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग होता है, देखो, चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है, और वो प्रयोग जो किया जाता है वो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंतर्गत जो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है वो किसका होता है? जिप्सम का होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र में इस जिप्सम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और भी कीटाणुनाशक जो पदार्थ होते हैं वो बनाने के अंतर्गत भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है, और एक चीज़ आपको इसमें से याद रखनी है। ये थे अपने जिप्सम के उपयोग। और ये अब बात करें इन खनिजों के जो उत्पादन क्षेत्र है, वो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से है? तो देखो, मैं इनको मिटा रहा हूँ। इनके साथ में देख, नीचे इस तरीके से आप चार्ट बनाएं और उनके नीचे उत्पादन क्षेत्र भी आप लिखे, ताकि आपको याद हो जाएगा। तो देखो, अभ्रक सर्वाधिक उत्पादन किसके अंतर्गत हो रही है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो स्थान कहाँ पे आएंगे? भीलवाड़ा के अंतर्गत विशेष। जिप्सम का प्रयोग कहाँ पे हो रहा? नागौर के अंतर्गत। तो नागौर के स्थान आएंगे। तो देखो, भीलवाड़ा के अंतर्गत जो अभ्रक का उत्पादन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? देखो, स्थान है दाता जो क्षेत्र है वो क्या आता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। इस जगह अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और भी जो भीलवाड़ा के स्थान है, जिसमें देखो आप, एक स्थान है बुनास स्थान भी है, एक स्थान हो गया फूलिया, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है, एक शाहपुरा जयपुर के अंतर्गत भी है, प्रतापपुरा, दाता, बुनास, फूलिया, शाहपुरा, प्रतापपुरा, और एक और हो गया टाका जो स्थान आता है, या टूका जो स्थान आता है, इसको टाका या टूका जो कहते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है। यहाँ से ये निकलता है, अभ्रक का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा में भी एक स्थान और है,
बनेड़ी स्थान है, इस जगह पर भी निकलता है, लेकिन विशेष कम से कम 3 स्थान को आप याद रखना ही है, दाता, बुनास, फूलिया या टुका, प्रतापपुरा, शाहपुरा, इन सारी जगह से अबरक का उत्पादन होता है। इसीलिए अपन कहते हैं भीलवाड़ा को राजस्थान की अबरक नगरी के नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखिए। अब बात करें नागौर, इस नागौर से कौन कौन सी जगह है जहाँ से निकलता है, तो जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है वो है गौट मंगलोद, ये आपको याद रखना है। नागौर के अंतर्गत अपन टंगस्टन पढ़ा, टंगस्टन के अंतर्गत डेगाना जो खान थी, और जिप्सम के लिए जो खान है वो कौन सी है, गौट मंगलोद नामक स्थान है जहाँ से जिप्सम का प्रयोग होता है, ये उत्पादन होता है। एक होता स्थान इस नागौर के अंतर्गत है, वो कौन सा है, बदवासी, बदवासी नामक स्थान पर भी होता है। और एक स्थान और आता है, वो स्थान आता है जोदियासी। इन सारी जगहों से जो उत्पादन होता है वो किसका होता है, जिप्सम का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखिए। जिप्सम की बात करें आगे तो राजस्थान में नागौर के बाद जो जिला आता है वो कौन सा आता है, बाड़मेर। बाड़मेर के अंतर्गत स्थान है कवास, कवास नामक जगह से किस खनिज का उत्पादन होता है, वो होता है जिप्सम का। एक और स्थान है उत्तरलई, उत्तरलई स्थान पर से भी अपने जो निकलता खनिज कौन से निकलता है, जिप्सम। जैसलमेर, जैसलमेर के अंतर्गत नंबर 1 हमीरगढ़, जहां इंदिरा गांधी स्थान है, ये आता रहता है एग्जाम के, हमीर वाटी, गड्डी नहीं है, हमीर वाटी। और इंदिरा गांधी स्थान पे आता है मोहनगढ़। इन जगह से जैसलमेर में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिए। एक स्थान अगर बात करें अपन तो जोधपुर के अंतर्गत भी है जहाँ से जिप्सम का उत्पादन हो रहा है, और वो है मलिला। मलिला स्थान जो जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है जहाँ से जिप्सम का उत्पादन होता है, ध्यान रखिए। अब बात करें अबरक, तो मेन स्थान तो ये भीलवाड़ा के अंतर्गत जो आपको याद रखना, लेकिन भीलवाड़ा की बात करें तो अगला स्थान आ जाता है अजमेर। और अजमेर में जो इनका उत्पादन होता है, नंबर 1 ब्यावर, रतनपुरा, ब्यावर से भी निकलता है जालिया। इन सारी जगह से जो उत्पादन होता है किससे का होता है, अबरक का उत्पादन होता है। राजस्थान की जो शिक्षा नगरी कहते हैं वो अजमेर को कहते हैं, शिक्षा की राजधानी अजमेर को कहते हैं, और शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर, यहाँ से अबरक का उत्पादन हो रहा है। ब्यावर, रतनपुरा और जालिया नामक स्थानों से होता है। और भी ब्यावर के अंतर्गत स्थान जो आते ही है, जैसे लसानी स्थान है, यहाँ सब से भी इसका उत्पादन होता है। और लास्ट अगर बात करें अबरक का उत्पादन, तो ये उत्पादन उदयपुर से भी होता है। अबरक का उत्पादन, अबरक है, इस अबरक का उत्पादन उदयपुर से भी होता है। और उदयपुर के अंतर्गत है सरवाड़गढ़, सरवाड़ स्थान अजमेर में है। ये सरवाड़गढ़ नामक स्थान है जो उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ से निकलता है जिप्सम, जिप्सम क्या, अबरक। और एक स्थान और है भगतपुरा, और भगतपुरा से भी किस खनिज का उत्पादन होता है, इस अबरक का उत्पादन होता है। तो ये आपको ध्यान रखें। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन आगे इन आवणिक और उर्वरक के अंतर्गत कौन कौन से खनिज है, जो खनिज कौन कौन से हैं। आवणिक के अंतर्गत 3 थे, और जिप्सम उर्वरक खनिज के अंतर्गत भी अपन ने कितने खनिज पढ़े, 3। तो दूसरे जो खनिज है उनकी विशेषता क्या क्या बन रही है। पहले बात करें अपना आवणिक के अंतर्गत, पहला जो खनिज पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, अबरक अपन ने पढ़ा था। उसके बाद वाला खनिज जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा था, यूरेनियम। इधर का जो खनिज हो गया वो कौन सा हो गया अपना, यूरेनियम हो गया। उसके बाद में उर्वरक जो खनिज के अंतर्गत आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, रॉक फॉस्फेट। जो खनिज है वो उर्वरक खनिज यानी ये धात्विक श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखो इन खनिजों की जो विशेषता, वो विशेषता क्या बन रही है। तो पहले अगर अपन बात करें कि यूरेनियम जो खनिज है, इस खनिज का उपयोग क्या होता है, यानी इनके उपनाम नहीं है, इनका खनिजों का डायरेक्ट अपन पढ़ लेते हैं उपयोग। उपयोग क्या, देखो
या नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम जो खनिज है, इस खनिज का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, परमाणु या नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम खनिज का प्रयोग किया जाता है। जबकि अपना जो रॉक फॉस्फेट है, इसका डायरेक्ट ये याद रखना, रासायनिक उर्वरक बनाने में, वैसे ये खनिज कौन सा है? उर्वरक खनिज है, तो ये रासायनिक उर्वरक बनाने के इनके अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है, यानी खाद बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें। अब बात करें इनकी प्राप्ति स्थल कौन कौन से है, वो सबसे ज़्यादा आईएमपी है। तो यूरेनियम का अगर प्राप्ति स्थल देखें तो विशेष एक स्थान तो कम से कम इनका याद रखना ही है, और ये है उदयपुर। यूरेनियम का जो स्थान है वो कौन सा जिला आता है? उदयपुर। और उदयपुर के अंतर्गत स्थान है उमरा। उमरा जो किस लिए फेमस है? यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या आ रहा है? उमरा। एक अगला बात करें, ये सिक्कर के अंतर्गत भी निकलता है, और सिक्कर के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ, वो पहाड़ियाँ कौन सी? खंडेला की पहाड़ियाँ। तो खंडेला नामक स्थान पर भी ये निकलता है, और ये अजमेर के अंतर्गत भी निकलता है, और अजमेर में ये किशनगढ़ के आसपास निकलता है। तो इस 3 जगह जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? यूरेनियम का उत्पादन होता है। जबकि रॉक फॉस्फेट जो खनिज है, जिनके उर्वरक खाद बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, रॉक फॉस्फेट, ये यानी यहाँ इसको लिख सकते हैं आप, उर्वरक खाद बनाने में तो इनका प्रयोग होता ही है, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा जो आईएमपी जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है? ये विशेषता ये बनती है कि इस खनिज का लगभग 75% उत्पादन जो होता है, उत्पादन होता राजस्थान में। यानी रॉक फॉस्फेट जो खनिज है, इसका लगभग 75% उत्पादन होता है, जबकि 82% जिप्सम का उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत हो रहा था। अब इनके उत्पादन यानी प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर भी पहला स्थान उदयपुर आया, इधर भी जो स्थान है वो कौन सा पहला स्थान? उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत है जामरकोटड़ा। जामरकोटड़ा नामक स्थान है, यहाँ से रॉक फॉस्फेट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और उदयपुर के अंतर्गत ही है नीमच माता क्षेत्र। नीमच माता जो क्षेत्र है, इस जगह पर भी इस रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादन होता है। बाकी राजस्थान के अन्य और भी जिले जहाँ पे उत्पादन होता है, जैसे अपन बात करें बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंतर्गत सालो पाँव जो क्षेत्र है, सालो पाँव जो क्षेत्र है, सॉरी सालो पाँव नहीं, सालो पात जो क्षेत्र है, इस जगह पर भी किसका उत्पादन होता है? रॉक फॉस्फेट नामक खनिज का उत्पादन होता है। उसके बाद अगर बात करें तो जयपुर में भी इसका उत्पादन होता है, और जयपुर में स्थान है अचरोल। अचरोल नामक स्थान से रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादन होता है। उसके बाद अगर बात करें तो सीकर के अंतर्गत भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य स्थान यही है जिसमें से आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थे अपने आणविक के अंतर्गत यूरेनियम और रॉक फॉस्फेट। अब 2 और कौन से जो खनिज बच रहे हैं वो देखो आप। इधर का जो खनिज है, जो तीसरा अगर बच रखा है अपना आणविक खनिज के अंतर्गत हो, उर्वरक खनिज के अंतर्गत तीसरे कौन कौन से बच रखे हैं? तो देखो आप इसके अंतर्गत बात करें लिथियम। लिथियम जो खनिज है वो राजस्थान में नाम मात्र का निकलता है, और इधर का जो खनिज है वो कौन सा है? पायराइट्स खनिज। और इधर कौन सा खनिज है? लिथियम खनिज। अब देखो इन खनिजों की विशेषता की बात करें तो इसमें से तो केवल एक ही लाइन याद रखनी है, इसका उत्पादन जो है, इसका उत्पादन राजस्थान में अजमेर में होता है। ये लाइन
यानी उत्पादन कहाँ हो रहा है इसका, अजमेर के अंतर्गत ही हो रहा है। फेल्सपार का उत्पादन भी अजमेर में होता है, जो अपना अगले वाले खनिज पढ़ेंगे उसके अंतर्गत फेल्सपार भी आएगा। तो यहाँ पे अजमेर के अंतर्गत इसका उत्पादन होता है और अजमेर में भी एक ही जगह उत्पादन होता है और वो स्थान कौन सा है, राजगढ़। राजगढ़ नामक स्थान से किस खनिज का उत्पादन होता है, लिथियम खनिज का उत्पादन होता है। और ये पायराइट्स जो खनिज है, इस खनिज का उपनाम आपको याद रखना है और उपनाम इसका क्या आता है, एक उपनाम है, इसे कहते हैं झूठा सोना। यानी पायराइट्स जो खनिज है इसको झूठा सोना के नाम से भी पुकारा जाता है और इसका उपयोग भी किया जाता है और उपयोग किया जाता है गंधक का अम्ल बनाने में। गंधक का अम्ल बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो पायराइट्स नामक खनिज का उपयोग किया जाता है। और ये खनिज भी राजस्थान में एक जगह ही निकलता है और वो जगह है राजस्थान के अंतर्गत जिला है, वो कौन सा है, सिरोही। सिरोही नामक स्थान, यानी सिरोही, सॉरी सिरोही नहीं है, सिरोही से सीकर, सीकर के अंतर्गत स्थान है और वो स्थान प्रसिद्ध है सलादीपुरा नामक स्थान। सलादीपुरा नामक स्थान से इस पायराइट्स नामक खनिज का प्रयोग के ये उत्पादन होता है। सलादीपुरा से भी आपको ध्यान रखना रॉक फॉस्फेट नामक खनिज का भी उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक वहाँ से पायराइट्स नामक खनिज का उत्पादन होता है, ध्यान रखें। तो ये थे अपने धात्विक खनिज के अंतर्गत जो मुख्य खनिज थे। अगले और जो खनिज है और अपना भाग 2 बनाएंगे जिसके अंतर्गत आएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आगे से आगे शेयर करें और न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।